बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटाबेसिस है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो कीज़ को हम एक तो कंप्लीट करेंगे एंड चैप्टर की भी कंप्लीशन की तरफ जाएंगे। अल्टरनेट की बेसिकली एक ऐसी की होती है जो कल हम कैंडिडेट की तक पढ़ चुके थे और हमने ये देखा था कि कैंडिडेट की जो है उसमें दो उम्मीदवार होते हैं प्राइमरी की बनने के लिए। तो जब हम एक प्राइमरी की चूज कर लेते हैं उस कैंडिडेट की में से, उन कैंडिडेट दो एट्रीब्यूट्स में से हम एक को प्राइमरी की चूज कर लेते हैं, जो कैंडिडेट की बच जाती है, पीछे रह जाती है, उसको हम बेसिकली अल्टरनेट की कहते हैं। जो बेसिकली प्राइमरी की तो बन सकती थी लेकिन प्राइमरी की चूज नहीं हुई बल्कि दूसरी प्राइमरी की चूज हो चुकी है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अल्टरनेट की। जैसे रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ये दोनों ही यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं और ये दोनों प्राइमरी की बन सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर को प्राइमरी की बनाया तो रोल नंबर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्टरनेट की। फॉरेन की बेसिकली ऐसी की है जो ऐसी सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं या सिर्फ एक एट्रीब्यूट ऐसा होगा जो बेसिकली हम किसी और रिलेशन से इनहेरिट करते हैं। जैसे एक रिलेशनशिप के अंदर कोई प्राइमरी की है, उसको अगर हम किसी दूसरे रिलेशन के अंदर किसी दूसरे टेबल के अंदर यूज करते हैं तो हम उसे बेसिकली क्या कहेंगे कि वो फॉरेन की है। जैसे इसमें हमने फॉरेन की के तौर पे मतलब प्राइमरी की थी हमारी रोल नंबर, तो हमने उसको जैसे ही दूसरे टेबल में इनहेरिट किया है, बेशक रोल नंबर और सब्जेक्ट दोनों मिलके कंपोजिट की हैं, लेकिन रोल नंबर बेसिकली अकेले में खुद एक फॉरेन की है जो कि इनहेरिट की गई है प्राइमरी की से। जिस टेबल से हम एट्रीब्यूट को इनहेरिट करते हैं उसे हम पेरेंट टेबल कहते हैं और जिस टेबल में इनहेरिट किया जाता है उसको चाइल्ड टेबल कहते हैं या चाइल्ड रिलेशन कहते हैं। सेकेंडरी की बेसिकली ऐसी की होती है जो एट्रीब्यूट और उसका कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट होगा जो कि रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने के लिए हम यूज करते हैं। ये यूनिक नहीं होती लेकिन इसकी मदद से हमें एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स का पता चल जाता है, ग्रुप ऑफ रिकॉर्ड के बारे में पता चल जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास पूरी कॉलेज की डेटाबेस है, अब उसमें से सिर्फ सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को निकालना चाहती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि क्लास सेकेंड ईयर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो निकल आए, तो इस सेकेंडरी की मदद से मेरे पास क्लास सेकेंड ईयर सारी अलग हो जाएगी। और अगर उसमें से भी मैं ये देखना चाहूँ कि फीमेल स्टूडेंट्स अलग हो जाएं और मेल स्टूडेंट अलग हो जाएं, तो उसके लिए भी मैं क्या करूँगी, सेकेंडरी की मदद से मैं उस ग्रुप को भी निकालूंगी, जिसकी वजह से वो एक पूरा ग्रुप जो हमें चाहिए होगा वो हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कंट्रोल या सॉर्ट की बेसिकली ऐसी की होती है जो हम किसी एट्रीब्यूट के ऊपर, किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर हम उसको सॉर्ट की का नाम दे सकते हैं और जिसकी मदद से वो की जो है या वो एट्रीब्यूट जो है वो सॉर्ट हो जाती है। इसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अगर हम अपने डेटाबेस को सॉर्टेड रखना चाहते हैं और अब जब उसके अंदर कोई भी नया डाटा आए तो वो भी सॉर्ट फॉर्म में अरेंज हो जाए, तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि हम किसी भी एट्रीब्यूट को, प्राइमरी की हो सकती है, कंपोजिट की हो सकती है, किसी भी एट्रीब्यूट को हम उसे सॉर्ट की के तौर पर उसे सॉर्टिंग में लगा सकते हैं। जैसे रोल नंबर सॉर्टेड फॉर्म में हो या नेम जो है वो अल्फाबेटिकली स्टार्ट हो रहे हो या क्लास वाइज मेरे स्टूडेंट्स का डाटा मुझे नजर आए, तो इसको हम कहेंगे कि ये सॉर्टेड डाटा है। तो इसको हम किस तरह से सॉर्ट करते हैं, बेसिकली सॉर्ट की मदद से। इंडेक्स बेसिकली बेटा बिल्कुल इसी तरह से है जैसे आपकी बुक का इंडेक्स होता है। बुक के इंडेक्स में क्या होता है कि एक वर्ड के बारे में आपको बताया जाता है कि ये वर्ड कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी लोकेशन। सेम एज इट इज डेटाबेस जब क्रिएट होती है तो उसका इंडेक्स फाइल क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर उसके तमाम जो एट्रीब्यूट या रिकॉर्ड हम जब सेव करते हैं या उस रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग कोई भी एट्रीब्यूट सेव करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स फाइल के अंदर उसकी लोकेशन सेव हो जाती है। और जब हम किसी के निकालना चाहें कि ये फलां रिकॉर्ड निकालना है तो उसकी लोकेशन जो है वो हमें इंडेक्स फाइल से इजीली मिल जाती है। एंड यूजर बेसिकली वो पर्सन होता है जो हमारी डेटाबेस
सिस्टम को यूज करता है, उससे डायरेक्टली इंटरेक्ट होता है। जैसे अगर बिलफर्ज इस वक्त मैं फेसबुक को रन करती हूँ या फेसबुक चलाती हूँ या फेसबुक को यूज करती हूँ, तो बेसिकली मैं फेसबुक डेटाबेस के यूजर हूँ, एंड यूजर, जो कि मैं अपनी टाइमलाइन सेट रखती हूँ, अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स सेट करती हूँ, अपनी कॉन्टेक्ट नंबर और इस सारी इंफॉर्मेशन को। तो बेसिकली मैं उस डेटाबेस एप्लीकेशन का एंड यूजर हूँ, जिसे टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं, जस्ट वो उस इंटरफेस की मदद से डेटाबेस को यूज कर रहा है। इसी तरह से अगर हम कहें कि एक कॉलेज के अंदर एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है वो एंड यूजर है, क्योंकि उसने जस्ट डाटा को ऐड करना है, जस्ट डाटा को मॉडिफाई करना है, उसका और कोई काम नहीं है, डेटाबेस को कंट्रोल या मैनेज करने का काम नहीं है, जस्ट वो डेटाबेस इंटरफेस को यूज कर रहा है। इसी तरह डाटा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। डाटा एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली वो पर्सन होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है एंटायर डाटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एंटायर डाटा को। आप यूं समझ लें कि डाटा एडमिनिस्ट्रेटर वो होता है जो डाटा को ऐड करता है, डाटाबेस को मैनेज करता है, उसको कंट्रोल करता है, उसको रन करने में हेल्पफुल करता है डाटाबेस को, उसका एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है। और जब भी कोई डाटा को मॉडिफाई करना हो, डिलीट करना हो, तो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। डाटा डिक्शनरी को बताना, क्रिएट करना या फिर पार्टिसिपेट करना डॉक्यूमेंटेशन में, तो ये डाटा एडमिनिस्ट्रेटर की ड्यूटी होती है। यूजर्स को अगर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड हो या यूजर की क्यूरीज हो या उनके क्वेश्चंस हो, तो उनको भी सॉर्ट आउट डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ही कर। एक ऑथराइज एक्सेस जो है वो डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को होती है डेटाबेस की, कि वो डाटा को डिलीट कर सके, डाटा को मॉडिफाई कर सके, डाटा को कितने लोगों को एक्सेस देनी है डाटा तक, कितने लोगों से हाइड रखना है, ये सारी ऑथराइजेशन भी डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के पास ही होती है। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। वो पर्सन है जो बेसिकली डेटाबेस सिस्टम इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, डिजाइन करता है। आप यूं कह लें कि जैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक सॉफ्टवेयर को बनाता है, इसी तरह डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर डेटाबेस क्रिएट करता है, और वो टेक्निकल कॉम्पिटेंट होता है, गुड मैनेजर होता है। इसी वजह से वो डेटाबेस को क्रिएट कर सकता है और हमें मॉडिफाई करके बता सकता है। रिस्पॉन्सिबल होता है डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ऑपरेशन, मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वही ये सारे काम कर रहा होता है। उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, मैनेजिकली उसकी स्किल बहुत अच्छी होती है, प्लानिंग वो बहुत अच्छी कर सकता है, कोऑर्डिनेशन उसकी बहुत अच्छी होती है, जिसकी मदद से वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से बिल्कुल अच्छा सा काम ले लेता है। ठीक है, इसके अलावा इंस्टॉलेशन ऑफ डेटाबेस सॉफ्टवेयर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मॉनिटरिंग करना कि डेटाबेस सिस्टम जो उसने बनाया है वो ठीक से चल रहा है या नहीं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है या डाटा एडमिनिस्ट्रेटर को कोई इशू होता है, तो वो डायरेक्टली डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर से रब्ता कर सकता है। और इसके अलावा परमिशंस कितने लोगों को देनी है, कितने लोगों को नहीं देनी, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर तो ये बताता है कि कितने लोगों को देनी है, कितने लोगों को नहीं देनी, लेकिन डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको अलाउ करता है। बैकअप अगर कोई हम लेना चाहे तो डेटाबेस का रेगुलर बैकअप भी लेने की जिम्मेदारी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होती है। ये कुछ इसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, जो ये परफॉर्म करता है। होप सो आज का लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फर्दर क्यूरी के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।